हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। वेलकम टू टीचर सेलेक्ट एकेडमी। मैं हूं गुफरान आलम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश मेथोडोलॉजी के जो पार्ट्स हम लोग कर रहे थे, एक करके मेथड्स के डिस्कशन कर रहे थे, उसमें इंडक्टिव मेथड के बारे में आज पढ़ेंगे। इंग्लिश मेथोडोलॉजी में या मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडक्टिव मेथड, प्राइमरी और 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए। ये एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। आज इसी पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और इसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। इंडक्टिव, इसको हिंदी में आगमन विधि बोलते हैं। आगमन, इसको बेकन ने दिया था। इंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल फर्स्ट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रूल टेक प्लेस आफ्टरवर्ड। पहले हम लोग किसी भी तथ्य से रिलेटेड अनेकों उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं उदाहरणों को फॉलो करते हुए किसी नियम तक पहुंचते हैं। इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे जरा से जानते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल को प्रस्तुत करते हैं। टीचर शुड प्रेजेंट सेवरल एग्जाम्पल्स, मतलब टीचर कई सारे एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं इन दियर बेस्ट ऑर्डर सो दैट इट लीड्स टू जनरलाइजेशन। एक क्रम से प्रस्तुत करते हैं कि बाद में इसको सामान्यकृत किया जा सके, यानी कि एक एक करके उसको नियम पे बनाया जा सके। जैसे एक टीचर अगर बच्चों को एग्जाम्पल दे दे के टेंस के बारे में अगर पढ़ा रहा है तो वो कहता है आई एम गोइंग टू पटना, सी इज़ रीडिंग अ बुक, ही इज़ कमिंग फ्रॉम देयर, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द पीपल। ऐसे करके कई एग्जाम्पल दे रहा है और एग्जाम्पल देते देते नीचे ऐसे एक रूल बना के लिख रहा है कि इसमें होगा सब्जेक्ट, यानी जो हम ही सी इट का प्रयोग करते हैं वो सब्जेक्ट, प्लस इज़ एम आर जो सहायक क्रिया का हम प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप भी फोर प्रयोग कर रहे हैं, और फिर अंत में ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं उदाहरणों के आधार पर वो नीचे एक नियम बनाता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा होता है कि ये एग्जाम्पल देते देते टीचर ने एक रूल बना दिया, उसको जनरलाइज कर देता है। तो इसी तरीके से पढ़ाने की विधि को इंडक्टिव मेथड कहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले रूल ही लिख देते हैं, स्ट्रक्चर लिख देते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं, जबकि ये उल्टा है। पहले हम एग्जाम्पल प्रस्तुत करें तब जाके उससे संबंधित नियमों को डिराइव करें। तो पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल, पहला काम यही करते हैं। दूसरा एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया उसका विश्लेषण करेंगे। कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग द सेंटेंसेज, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव टू पैसिव। जो भी हम एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं उनको कंपेयर करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। जैसे कि एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हैं और पैसिव को एक्टिव में, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, बेशक आपको याद होगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, आई प्लेड द पियानो, मैंने पियानो बजाया। द पियानो वाज प्लेड बाई मी, जब भी टू रहता है तो वाज वेयर प्लस भी3 का यूज करते हैं उसको पैसिव में चेंज करते समय। तो इसका पैसिव फॉर्म होगा द पियानो वाज प्लेड बाई मी। तो ये क्या किया हमने, कंपेयर किया और एनालाइज किया। दूसरा काम यही करते हैं, एग्जाम्पल को प्रेजेंट करने के बाद एनालाइज करते हैं, और एनालाइज में अर्थ में तब्दीली नहीं आती, बस उसको लिखने के तरीके बदल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। लाइक दिस द टीचर कैन प्रेजेंट वेरियस सेट ऑफ एग्जाम्पल। इसी तरह टीचर अनेकों एग्जाम्पल के सेट प्रस्तुत कर सकता है। सेंटेंसेज आर कंपेयर्ड, उसमें सेंटेंस को कंपेयर किया जाएगा। कंट्रास्टेड एंड एनालाइज्ड, उनको कंट्रास्ट भी किया जा सकता है, उनका विश्लेषण भी किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, उनकी समानताओं के आधार पर ऐसा किया जाएगा। एंड डिफरेंसेस, और उनकी विभिन्नताओं के आधार पर हम उन्हें कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे या एनालाइज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। जब हम सेंटेंस को लिखते हैं इंग्लिश में तो सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होते हैं और फिर ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें। तो यही अगर क्रम से कंपेयर करें, कंट्रास्ट करें, एनालाइज करें और तब प्रस्तुत करें, तो इस तरीके से टीचर पढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरलाइजेशन क्या है? जब कोई चीज़ बिल्कुल सही हो, उसका कंपैरिजन करके देखा जाए, कंट्रास्ट करके, एनालाइज करके, हर तरीके से वो क्रमवार बिल्कुल सही आ रहा हो, तो उन नियम या तथ्यों को हम जनरलाइज कर देते हैं। मतलब इसका अब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उसको सामान्यकृत कर देते हैं, मतलब सामान्य लोगों के लिए ओपन कर देते हैं। अब कोई भी आदमी उसका प्रयोग कर सकता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो दुनिया के हर कोने में वही फार्मूला है, a² + 2ab + b², यानी कि ये जनरलाइज हो चुका है। तो यही जनरलाइजेशन का अर्थ होता है।
तो जनरलाइजेशन को देखते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग द सेंटेंसेस दैट स्टूडेंट कम टू सर्टेन कंक्लूजन, सभी वाक्यों को एनालाइज करने के बाद स्टूडेंट किसी नतीजे तक पहुंचते हैं, विच इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, उसी को हम जनरलाइजेशन का नाम देते हैं। लाइक द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। जैसे ही को शुरू में प्रयोग कर रहे हैं तो सब्जेक्ट है, अंत में प्रयोग करें तो हिम बन जाता है, वो एक ऑब्जेक्ट है। द सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट प्रोसीडेड बाय द पोजिशन बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये प्रोसीड तभी होता है जब हम उसके प्रीपोजिशन की तरह बाई का प्रयोग करते हैं तब। तो बिना बाई का प्रयोग किए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, ए बुक इज़ बिंग रेड बाई मी, तो यहाँ फिर बाई का प्रयोग हो गया पैसिव में। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ बाई प्रीपोजिशन का यूज किया ही जाता है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस, द पास्ट इंडिफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट पार्टिकल्स, इसमें हम देख सकते हैं कि वर्ब का रूप भी बदल जाता है। अगर V2 वगैरह का हम प्रयोग करते हैं तो वो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया के साथ V3 का इस्तेमाल करके हम उसे पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं, यानी कि V2 को V3 में चेंज कर देते हैं। यही होता है पार्टिसिपल में चेंज होना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द रूल। उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरलाइज जब कर लेते हैं तो उसके बाद हम रूल निर्माण करते हैं, कोई नियम कानून बनाते हैं, कोई फॉर्मूला जनरेट करते हैं, वही है फॉर्मुलेशन ऑफ रूल। स्टूडेंट फॉर्म द रूल्स विद द हेल्प ऑफ द टीचर, स्टूडेंट क्या करते हैं, शिक्षक की मदद से किसी नियम को बनाते हैं, किसी स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द रूल, अंत में हम उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये पूरी तरह सही है या नहीं है। अप्लीकेशन ऑफ द रूल विथ एन अदर सेट ऑफ एग्जाम्पल, उसी को अलग अलग एग्जाम्पल में प्रयोग करके देखते हैं कि क्या यह सब जगह सुटेबल है या नहीं है, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। इसमें नोट करने वाली एक बात है, इन दिस स्टेज टीचर कैन इंडिकेट सर्टेन एक्सेप्शन इन द रूल, कभी कभी किसी रूल में कोई एक्सेप्शन भी होता है जहां वो प्रयोग नहीं कर सकते, एक आध दो जगह, बाकी जनरलाइज होता है। तो वो टीचर का काम है कि उनको इंडिकेट कर दे कि कुछ एक्सेप्शन ये हैं। एक्सेप्शन को बच्चे ध्यान में रखेंगे और फिर नियम और तथ्यों के आधार पर वो किसी नतीजे तक पहुंचकर किसी नए नियम को सीख सकेंगे। और अंत में प्रैक्टिस करते हैं। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज डन विथ सेवरल अदर एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बहुत सारे प्रैक्टिस भी करते हैं हम। तो ये है स्टेप बाय स्टेप इंडक्टिव मेथड में हम कैसे काम करें, कैसे पढ़ाएं। इन सभी स्टेप्स को वापस एक बार देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट टू फॉर्म द रूल्स, इसमें शिक्षक मदद करते हैं बच्चों को कि वो कोई नियम बना सके। एलिसिट सम मोर एग्जाम्पल, कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सके। इन्हेंसेस द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट एंड पार्टिसिपेटिव, स्टूडेंट के सोचने का जो तरीका है, जो विधि है, उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सके, बेहतर कर सके और उसे पार्टिसिपेटिव बनाए, मतलब हर एक काम में वो सम्मिलित होकर कुछ सीखे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज़ मेड इंटरेस्टिंग थ्रू कंटेक्चुअलाइज्ड डिस्कशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अगर हम चाहें कि बहुत ज़्यादा रुचिकर हो तो हमें कंटेक्स्ट पर डिस्कशन करना चाहिए, यानी संदर्भित तथ्यों के आधार पर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। यानी कि संदर्भित तत्व या तथ्य कुछ भी हो सकता है उस टॉपिक से संबंधित, तो टॉपिक से संबंधित बातें करें जो बच्चों की बेहतरी के लिए हो, तो कहा जाता है वो सभी संदर्भित होते हैं, संदर्भ के अनुसार होते हैं। तो वैसा डिस्कशन करना बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है। इंसिडेंटल लर्निंग मतलब घटनावृत्त अध्ययन इसको बोलते हैं। तो इंसिडेंटल लर्निंग भी यहाँ हो सकती है। फंक्शनल ग्रामर भी बच्चे सीख सकते हैं। प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस इन सेंटेंस पैटर्न, एक ही सेंटेंस पैटर्न पे बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट टीचर्स, इसके लिए एक कॉम्पिटेंट टीचर की ज़रूरत होगी। यूजेज शुड बी करेक्ट, जो भी सेंटेंस में हम चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। दिस मेथड प्रोड्यूसेस वेरी गुड रिजल्ट विद द बिगिनर्स, इस मेथड का प्रयोग बिगिनर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और बहुत अच्छा नतीजा भी शुरुआत करने वाले बच्चों को, जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं अभी भाषा को सीखने का, उनके लिए बहुत ही मुफीद फ़ायदेमंद विधि मानी जाती है ये। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानते हैं। एडवांटेज क्या क्या है, मेक द रूल मोर मीनिंगफुल, मेमोरेबल एंड सर्विसेबल, यह ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है, यादगार भी बनाता है और अच्छी सर्विस भी मिल पाती है, इसका एडवांटेज है। मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व इंश्योर्स अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कॉग्निटिव डेप्थ, मतलब जितना ही ज़्यादा वो संज्ञानात्मक
गहराइयों में जाएगा उतना ही बेहतर प्रयास करके चीज़ों को सीखेगा। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एन अप्रोच विच फेवर्स पैटर्न रिकॉग्नाइजेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, इसकी मदद से बच्चों में एक पैटर्न डेवलप होने लगता है जिससे बच्चों में समस्या समाधान क्षमता आती है। एक्स्ट्रा लैंग्वेज प्रैक्टिस, मतलब भाषा की अलग से प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है। और सेल्फ रिलायंस, यह काफ़ी काबिल यकीन है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। मे मिसलीड स्टूडेंट दैट द रूल इज़ द ऑब्जेक्टिव इंस्टीड ऑफ द मीनिंग, या बच्चों को ये भी सिखाने लगता है, मिसलीड कर देता है कि रूल ही हमारा मुख्य मकसद होता है प्राप्त करना, उसका अर्थ प्राप्त करना मुख्य मकसद नहीं है, जबकि उल्टा है। वहाँ मतलब भी हमारे लिए ज़रूरी है और उद्देश्य भी ज़रूरी है। टाइम कंज्यूमिंग, भाई इतना एग्जाम्पल दे दे के समझाएंगे पढ़ाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही। स्टूडेंट में है हाइपोथेसाइज रॉन्ग रूल, कभी कभी बच्चे गलत नियम भी हाइपोथेसाइज कर लेते हैं, यानी गलत नियम की परिकल्पना भी कर लेते हैं। प्लेस हेवी डिमांड्स ऑन टीचर्स इन प्लानिंग ए लेसन, टीचर पे इन चीज़ों को पढ़ने पढ़ाने को लेकर एक ज़्यादा भारी डिमांड हो जाता है कि एकदम लेसन प्लानिंग के अनुसार डे बाय डे इन तथ्यों के आधार पर वो उसे पढ़ाए, तो एक हेवी बर्डन हो जाता है टीचर्स पे। फ्रस्ट्रेट स्टूडेंट्स हु प्रीफर सिंपली टू बी टोल्ड द रूल्स, ये स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जो आसानी से नियम बता सकते हैं, उनको लगता है एक ही चीज़ के लिए इतना नियम, इतने कानून, इतने एग्जाम्पल की क्या ज़रूरत है, सिंपल सा एक नियम बता देते उसी से हम हो जाते हैं। तो वो बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं जो डायरेक्ट नियम को समझ सकते हैं, लेकिन पूरे क्लास को लेकर शिक्षक को चलना होता है, इसलिए सबको एक जैसी शिक्षा देने के लिए उसी के हिसाब से प्लानिंग करके पढ़ाते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, ध्यानपूर्वक इसे एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके माध्यम से अगर हम पढ़ रहे हैं तो बच्चों को और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। रूल्स लर्नर डिस्कवर फॉर देमसेल्फ आर मोर लाइकली टू फिट दियर एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर, रूल्स क्या करते हैं, लर्नर को कुछ नया खोजने को लेकर प्रोत्साहित करते हैं और जो उनका मेंटल स्ट्रक्चर है जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देन रूल्स दे हैव बीन प्रेजेंटेड विथ, जिस नियम कानून के साथ रूल रेगुलेशन के साथ वो पढ़ने आते हैं उसी को प्रस्तुत करते हैं। दिस इज टर्न विल मेक द रूल्स मोर मीनिंगफुल, मेमोरेबल एंड सर्विसेबल, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो भी रूल वगैरह बनाएंगे वो उसे मीनिंगफुल लगेगा, मेमोरेबल भी हो जाएगा और सर्विसेबल भी लगेगा। द मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व इंश्योर्स अ ग्रेटर डिग्री, मतलब उसके मानसिक जो प्रयास है उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, उसकी कोटि में तब्दीली आएगी। कॉग्निटिव ग्रोथ विच अगेन इंश्योर ग्रेटर मेमोरेबिलिटी, जितना ही उसका कॉग्निटिव डेप्थ आएगा उसकी मेमोरेबिलिटी उतना ही ज़्यादा बेहतर होगी। स्टूडेंट आर मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस, बच्चे यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं रैदर देन बीइंग सिंपली पैसिव रेसिपेंट, वो पैसिव फॉर्म में यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ रेसिपेंट नहीं होते बल्कि डायरेक्टली लर्निंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। लाइकली टू बी मोर अटेंटिव एंड मोर मोटिवेटेड, वो ज़्यादा अटेंटिव भी रहते हैं, अटेंटिव होने का मतलब कि सावधान रहते हैं सीखने सिखाने को लेकर, और बहुत मोटिवेटेड भी रहते हैं। इट इज़ एन अप्रोच विच फेवर्स पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, यह पैटर्न की पहचान करने की क्षमता बच्चों में विकसित करता है, समस्या समाधान की क्षमता भी बताता है। विच सजेस्ट दैट इट पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर लर्नर हु लाइक दिस काइंड ऑफ चैलेंज, विशेष तौर पर यह उन बच्चों के लिए सुटेबल है जो इस तरह के चैलेंजेस को पसंद करते हैं, जिन्हें इस तरह के काम करने में मज़ा आता है। इफ़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ डन कोलैबोरेटिवली, यदि बच्चे सहयोगपूर्ण स्वभाव से किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं आपस में मिलजुल कर, एंड इट इज़ टारगेट लैंग्वेज लर्नर गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्स्ट्रा लैंग्वेज प्रैक्टिस, इस तरह से जो टारगेट लैंग्वेज होता है, जो भाषा हमें सीखना होता है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम एक्स्ट्रा लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकें अपने ही ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ। वर्किंग थिंग्स आउट ऑफ देम सेल्फ प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर ग्रेटर सेल्फ रिलायंस, जब बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, सब चीज़ें स्टूडेंट खुद ही प्रिपेयर करते हैं, तो उनमें सेल्फ रिलायंस डेवलप होता है, यानी आत्म अनुशासन डेवलप हो जाएगा, आत्मसिद्धि डेवलप होने लगेगी। एंड इज़ देयर फॉर कंडक्टिव टू लर्न और लर्नर ऑटोनॉमी, धीरे धीरे वो जो भी लर्नर वगैरह हैं उनकी ऑटोनॉमी को डेवलप करेगा, यानी कि महत्ता को, कि वो काम स्वयं कर सकते हैं, इतनी क्षमता उनमें धीरे धीरे आ जाएगी। तो ये
थे उसकी बात कर रहे थे हम लोग, एडवांटेज की बात कर रहे थे अभी तक। अब हम लोग ज़रा सा डिसएडवांटेज की चर्चा करेंगे। द टाइम एंड एनर्जी स्पेंट इन वर्किंग आउट रूल्स। एक रूल को बनाने में बहुत सा टाइम, बहुत सी एनर्जी खर्च हो जाते हैं। मे मिसलीड स्टूडेंट इनटू बिलीविंग दैट रूल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। और स्टूडेंट को मिसलीड भी कर सकता है कि रूल ही वो चीज़ें हैं, मकसद है भाषा सीखने के लिए कि रूल को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ये बच्चे बिलीव करने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रैदर दैन अ मीन, यानी कि उसके मतलब से दूर हट के उसका उद्देश्य ये बताने लगता है, ये मेथड बच्चों को उस पर यकीन करने लगते हैं कि रूल ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। सेकेंड पॉइंट है द टाइम टेकन टू वर्क आउट अ रूल मे बी द एक्सपेंसेस ऑफ टाइम स्पेंट इन पुटिंग द रूल टू सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिव प्रैक्टिस। जब हम इसमें इस नियम के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे खर्च और चीज़ें जो हो रही हैं, समय का खर्च हो, पैसे का खर्च हो, तो रूल को हम प्रोड्यूस करने में इतना खर्च करते हैं और बाद में फिर उस पर प्रैक्टिस भी करवाते हैं। एक रूल को जनरेट करने में बहुत सारा टाइम का खर्च हो जाता है एक टीचर का, और हो सकता है कि पूरे एक क्लास में 40-45 मिनट के क्लास में किसी एक रूल को डिडक्ट करने में ही वो इतना टाइम लगा ले रहा हो, एग्जाम्पल दे देकर, कि वो एक छोटी सी चीज़ को पढ़ाने में पूरे एक क्लास ले ले, तो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है ये। स्टूडेंट्स में हाइपोथेसाइज द रॉन्ग रूल। कभी कभी बच्चे गलत परिकल्पना भी कर लेते हैं रूल को लेकर, या कोई नया वर्जन का अपना रूल बना लेते हैं, या कभी कभी रूल को इतना ज़्यादा ब्रॉड कर देते हैं, या कभी कभी इतना नैरो कर देते हैं कि उसकी एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं हो पाती है। दिस इज स्पेशली ए डेंजर, बहुत ही खतरनाक हो जाता है, वेयर देयर इज़ नो ओवर टेस्टिंग ऑफ दिस हाइपोथेसिस। जब बच्चे को हाइपोथेसिस बनाए तो हमें उसको टेस्ट कर लेना चाहिए कि ये इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट करेंगे, अगर सही है तो एक्सेप्ट करेंगे, आइदर थ्रू प्रैक्टिस और एग्जाम्पल। हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस और एग्जाम्पल के थ्रू, बाई एलिसिटिंग एंड एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द रूल। अगर हम चाहते हैं कि रूल के स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकें तो उसको एलिसिट करना, उसको फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके हाइपोथेसिस को चेक करना भी उतना ही ज़रूरी है। इट कैन प्लेस हेवी डिमांड ऑन टीचर्स इन प्लानिंग ए लेसन। लेसन प्लान करने के लिए टीचर्स को एक हेवी डिमांड की यहाँ ज़रूरत पड़ जाती है। दे नीड टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द डाटा केयरफुली। बहुत सारी चीज़ों को टीचर को बहुत ध्यानपूर्वक डाटा को कलेक्ट करके उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सो दैट टू गाइड लर्नर्स टू एन एक्यूरेट फॉर्मुलेशन ऑफ द रूल, ताकि एक एक्यूरेट फॉर्मेशन हो सके रूल का, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना आए। वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग द डाटा इज़ इंटेलिजिबल। डाटा भी बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से प्रस्तुत की जाती है और उसके रिजल्टेंट को इंश्योर करता है वो। However, carefully organized the data is many language areas such as aspect of modality resist easy rule formation। कई बार हम डाटा को केयरफुली ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारी भाषाओं में ऐसे देखने को मिलता है उसके पहलुओं में कि रूल को फॉर्मुलेट करने में वो उसे प्रतिरोध की तरह काम करते हैं। कई बार हमारे लिए सही साबित होते भी हैं, कई बार गलत भी साबित हो सकते हैं। तो डाटा डिपेंड करता है कि हमारे उस रूल के लिए कितना सटीक है। एन इंडक्टिव अप्रोच फ्रस्ट्रेट स्टूडेंट। कभी कभी इंडक्टिव मेथड उन छात्रों को फ्रस्ट्रेट कर देती है बाय डिडंट ऑफ दियर पर्सनल लर्निंग स्टाइल, क्योंकि वो उनका अपना लर्निंग स्टाइल नहीं होता, और दियर पास्ट लर्निंग, या पहले उन्होंने इस तरीके का अनुभव करके सीखा नहीं है, या दोनों कारण हो सकते हैं। वुड प्रीफर सिंपली टू बी टोल्ड द रूल। वो बार बार बताते हैं कि इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत, 100 को एग्जाम्पल समझाने की, बेहतर यही होगा कि आप हमें रूल रेगुलेशन ही समझा दें। तो कई बार जो स्टूडेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सीखने में बिलीव करते हैं उनको फ्रस्ट्रेट भी करता है ये नियम, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो अभी हमने इस नियम के लगभग सभी तथ्यों को समझा, पढ़ा और जाना। अगर आपको किसी तरह की कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो उसे शेयर कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आपको ज़रूर वापस मैसेज किया जाएगा, आपके सवालों के उत्तर दिए जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए ज़रूर हमें बताएं। किसी अदर एग्जांपल की ज़रूरत हो आपको, या फिर किसी ऐसे वीडियो की, ऐसे टॉपिक की जो आपको अब तक क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे। मैं आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ जिसका नाम है टीचर सेलेक्ट एकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।